वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल ओवरकम केमिस्ट्री पे। और आज मेरे पास आपके लिए टॉपिक है क्लास 9th का लास्ट टॉपिक, जिसको हम कहेंगे इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन क्या है, कैसे होता है और इसके कौन कौन से पर्टिकुलर इफ़ेक्ट हैं, कौन से फिजिकल फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, इन सब की हम कंप्लीट डिस्कशन यहाँ हम करेंगे। ओके, लेट्स वी डिस्कस व्हाट इज़ इवेपोरेशन। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हमारे घर में फर्श पे पानी गिर जाए तो हम क्या करते हैं, किसी कपड़े से या किसी वाइपर से हम उसको वाइप कर देते हैं। तो थोड़ी देर में जो वाटर मॉलिक्यूल हमारे फर्श की सरफेस पे होते हैं वो कुछ देर में वहाँ नहीं होते हैं। मींस वाटर जो होता है वो वेपर के फॉर्म में आपका एलिमिनेट हो चुका होता है, फर्श की सरफेस से जा चुका होता है। ऐसे ही हमारे गीले कपड़े हैं, हम उनको क्या करते हैं, धुलने के बाद से हम उनको स्प्रेड करते हैं, तो वे भी क्या होते हैं आपका आफ्टर सम टाइम, सेम डे, और कुछ दिनों में भी, बरसात के दिनों में ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बट दे बिकम ड्राई। तो क्लॉथ्स का ड्राई हो जाना, फर्श की सरफेस पे अगर वाटर मॉलिक्यूल हैं तो उनका वेपर में चेंज हो जाना कैसे होता है, इस फिनोमिना को हम इवेपोरेशन के टॉपिक में कंसीडर करते हुए चलेंगे। तो लेट्स वी डिस्कस व्हाट इज इवेपोरेशन। क्या होता है इवेपोरेशन? याद रखिएगा कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स, इवेपोरेशन वो फिनोमिना है जिसमें लिक्विड मॉलिक्यूल बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पर गए किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर स्टेट में। तो हम कह सकते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो अब हम इसको कैसे समझेंगे, तो ध्यान सुनिएगा। इवेपोरेशन कैसे होता है, हाउ इवेपोरेशन अकर, हाउ इवेपोरेशन अकर्स। तो आपको ये समझना होगा कि इवेपोरेशन कैसे होता है। हमने आपको बताया था कि सॉलिड, लिक्विड या गैस, मैटर की तीनों ही स्टेट में एटम की अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। लिक्विड मॉलिक्यूल्स में भी उनकी पर्टिकुलर एनर्जी होती है, और जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो ओवरऑल मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो वो क्या करते हैं, अपनी इस एक्सेस एनर्जी की वजह से अपने सराउंड में लगने वाले कोहेसिव फोर्सेस को तोड़ देते हैं, और तोड़ करके यहां से वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं या वेपर में बदल जाते हैं। तो इस तरह से लिक्विड के मॉलिक्यूल बिना बॉइलिंग पॉइंट पर गए या बिना किसी टेम्परेचर पर बॉयल हुए क्या हो गए, लिक्विड से गैसेस स्टेट में चले गए। अब ऐसा करते समय मैंने आपको चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि वेपराइजेशन और इवेपोरेशन मिलता जुलता टर्म है। बस डिफरेंस क्या है कि इवेपोरेशन जो है वो आपका बिना बॉइलिंग पॉइंट पर गए लिक्विड मॉलिक्यूल्स का वेपर में चेंज होना है, जबकि वेपराइजेशन क्या है, किसी लिक्विड को हीट करने पर जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आ करके उसके मॉलिक्यूल वेपर में चेंज हो जाए तो वो वेपराइजेशन है। लेकिन एक टर्म मैंने यूज किया था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो आपको यहां देखने को मिलेगा। तो इवेपोरेशन कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल सबसे ऊपर सरफेस पे रहते हैं, इनकी जो एनर्जी होती है पर्टिकुलरली वो और लिक्विड मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में थोड़ी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर सरफेस के मॉलिक्यूल इवेपोरेट होकर के और वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो ये तो था इवेपोरेशन कैसे होता है। अब कौन कौन से फिजिकल फैक्टर अफेक्ट करते हैं, हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग। कौन कौन से फैक्टर इवेपोरेशन की रेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक। तो उसमें मैं आपको पॉइंट वाइज लेकर चलूंगा, आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट इज सरफेस एरिया। फर्स्ट पॉइंट इज सरफेस एरिया, मतलब लिक्विड का सरफेस एरिया कहने का मतलब यह है कि लिक्विड जितने ज्यादा एरिया में फैला होगा, यानी कि लिक्विड मॉलिक्यूल की आपने जितनी पतली सरफेस को क्रिएट किया है, जितना उसको आपने फैला दिया है, वो उतनी ही तेजी से इवेपोरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे लिक्विड मॉलिक्यूल जो क्या है, सरफेस पर नहीं है या सरफेस से अंदर है, उन सबको कोई सरफेस मिल जाती है, और
उनकी पर्टिकुलर एनर्जी पहले से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं आपका बहुत तेजी से इवेपोरेट हो जाते हैं। तो सरफेस एरिया जो होता है वो आपका इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एक ऐसा फिजिकल रिलेशन जिसमें अगर एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू है, फिजिकल वैल्यू है, अगर हम उसको चेंज करें तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसी रेशियो में चेंज हो जाए। जैसे अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें तो इवेपोरेशन की रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो इसको रिलेशन को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द नेक्स्ट इज, पहला तो हो गया सरफेस एरिया, दूसरा आप देख सकते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर का जो रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो भी इवेपोरेशन क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। तो टेम्परेचर भी इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा या फास्टर हो जाएगा। देन नेक्स्ट फैक्ट, जो अगला फैक्टर है जो कि इसको अफेक्ट करेगा, वो हम क्या कह सकते हैं, पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि विंड स्पीड कह लीजिए। पर्टिकुलरली विंड स्पीड। आपने देखा होगा कि जब हवा तेज हो तो अगर आप उसमें अपने गीले कपड़े रखें तो वो क्या हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। इवन सनलाइट न भी हो, धूप न भी हो, तब भी वो जल्दी सूख जाते हैं। तो विंड स्पीड भी क्या करती है, इवेपोरेशन की रेट को फास्टर करती है। तो हम क्या देख सकते हैं कि विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन ऑल्सो। विंड स्पीड भी इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। द नेक्स्ट फैक्टर विच वर्क्स, हम कह सकते हैं क्या, ह्यूमिडिटी का। ह्यूमिडिटी का, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। हिंदी में अगर मैं आपको इसकी मीनिंग बताऊं तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। और डेफिनेशन में समझना चाहें, ठीक, तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। एक किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पर जितनी अमाउंट वाटर वेपर की एयर में प्रेजेंट होती है, ठीक, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ह्यूमिडिटी रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में अक्सर ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है, वो इवेपोरेट होता है और हमारे एटमॉस्फेयर में जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करता है। आप अपने किचन में, खास तौर से गाँव में हम ये कंडीशन ज़्यादा देखते हैं क्योंकि गांव में जो घर होते हैं वो कच्चे मकान होते हैं। तो हम क्या पाते हैं कि ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है तो अक्सर आपने देखा होगा कि जिस डब्बे में आप क्या करिए, किचन में आप इसको देख सकते हैं कि आप किचन में जाइए और जिसमें आपने सॉल्ट रखा हुआ है, आपका टेबल सॉल्ट रखा हुआ है, कॉमन सॉल्ट, सॉरी टेबल सॉल्ट नहीं, कॉमन सॉल्ट, खाने वाला नमक, ठीक, तो उसके ढक्कन को अगर आप एग्जामिन करेंगे तो आप पाएंगे कि उसके जो ढक्कन है उसमें हल्के हल्के आपको हल्का सा मॉइस्चर मिलेगा। तो ये मॉइस्चर कहाँ से आया है, ये मॉइस्चर हमारे एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है, जो वाटर वेपर है, उनके एब्जॉर्ब होने से आया है। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन की रेट कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी इज 1 इवेपोरेशन। मीन्स अब ये 1 का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जितनी ये बढ़ेगी उतना ही ये कम हो जाएगा। इस तरह का रिलेशनशिप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। तो 4 फैक्ट हो गए। जो 5वां फैक्टर है जो अप्लाई होता है वो क्या है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या रिलेशनशिप है, जितना कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर जितना कम होगा, इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो रिलेशन है वो आपका इवेपोरेशन से कैसे रिलेटेड है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना कम होगा, इवेपोरेशन उतना ही फास्टर होगा। तो फ्रेंड्स, ये 5 फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, इसको इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से कॉमन फिनोमिना जो हमारे नेचर में हमको दिखते हैं या इवेपोरेशन का क्या यूज है, हम इसको पता लगा सकते हैं। इवेपोरेशन को सबसे क्लियरली समझने के लिए आप सिंपल सा कैसे समझेंगे आप, तो कुछ नहीं करना है आपको। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, इसमें भी सुन लीजिए। एक बाउल लीजिए, थोड़ा सा आप उसको वाटर फिल करिए और अनडिस्टर्बली आप उसको किसी कॉर्नर में रख दीजिए। आफ्टर सम टाइम
कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों बाद आप क्या देखेंगे कि बाउल में जो वाटर आपने फिल किया था वो है ही नहीं। मींस वाटर क्या होता है, बिना बॉयल हुए ही क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। तो दिस इज द सिंपल एस्पेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। ओके, इफेक्ट क्या क्या है, तो देखिए हम आपको पहला इफेक्ट बताते हैं जो आप बहुत इजीली महसूस कर सकते हैं। तो एक तो हो गया आपका कि जब आप क्या कर दें, अपने गीले कपड़ों को धूप में या फिर छांव में भी फैला देते हैं तो वो सूख जाते हैं, तो कपड़ों में जो वाटर कंटेंट है वो क्या हो गया, इवेपोरेशन से आपका इवेपोरेट होकर के चला गया। तो ये पहला था। दूसरा क्या है कि अर्थन पॉट में जब आप वाटर फिल करते हैं, ठीक, गर्मियों के दिनों में लोग क्या करते हैं कि गांव में सबके पास इस समय टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई है, लेकिन अब भी गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई इक्विपमेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से वो बहुत दूर हैं और उनको ठंडा पानी पीना होता है तो क्या करते हैं, वो मिट्टी की जो सुराही होती है या घड़े होते हैं उनको लेके आते हैं, उसमें वो पानी भरते हैं और कुछ देर रखने के बाद से उन घड़ों में जो पानी होता है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। घड़ों का पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता है, इवन इतना ठंडा हो जाता है कि अगर आप उसे सुबह उठ करके पी लेंगे तो आपको जुकाम भी हो सकता है। ठीक, सो कोल्ड। तो ये फिनोमिना कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। सपोज कर लीजिए कि ये आपका एक अर्थन पॉट है, तो जब हम इसमें वाटर फिल करते हैं तो जो मिट्टी के घड़े होते हैं इनमें मिट्टी में छोटे छोटे पोर होते हैं। छोटे छोटे पोर मीन्स छोटे छोटे होल होते हैं, बहुत छोटे, माइन्यूट, जिनसे हो करके वाटर मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पर आ जाते हैं, अर्थन पॉट की सरफेस पर आ जाते हैं। और जो सरफेस पर जाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है और ये क्या करते हैं, अंदर से जो और वाटर सिस्टम जो घड़े के अंदर है उससे एनर्जी को टेकअप करते हैं। ठीक, और क्या होते हैं, खुद इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर सब्सटेंस जो इवेपोरेट होते हैं ये अंदर से वाटर सिस्टम की एनर्जी को निकाल लेते हैं। अब देखिए जो ये एनर्जी निकालते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका जिक्र हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ है। ठीक, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो कुछ मॉलिक्यूल जो सरफेस पे आए वो वेपराइज हो गए, उसके बाद फिर पीछे से कुछ मॉलिक्यूल आएंगे तो वो भी वेपराइज होंगे, साथ ही साथ वो और ज्यादा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अंदर से सिस्टम की एनर्जी को निकालेंगे। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि सिस्टम के अंदर जो पर्टिकुलर वाटर कंटेंट है उसकी एनर्जी धीरे 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 बाहर की ओर निकलती चली जाती है और जब सिस्टम की एनर्जी निकलेगी तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और जब एनर्जी कम हो जाएगी तो सब्सटेंस यानी कि लिक्विड ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से इवेपोरेशन के थ्रू मिट्टी के घड़े के अंदर रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। आप इसको ज्यादा टाइम तक रख देंगे तो बहुत ठंडा हो जाएगा, जुकाम होने लायक। ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट, गर्मियों में स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। तो स्वेटिंग जब हमारे, जैसे मुझे हो गई है, ठीक, तो ये स्वेटिंग क्या होता है कि जब हमारे स्किन की सरफेस पे ये स्वेटिंग का तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या हो जाए, बॉडी के टेम्परेचर से 37 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाए तो बॉडी उस टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए स्वेट करती है, बॉडी से पसीना आता है। तो पसीने के रूप में जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो हमारी स्किन की सरफेस पे आ जाते हैं। अब क्या होता है कि ये स्किन की सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये इवेपोरेट होते हैं। तो इवेपोरेट होने के लिए कुछ तो एनर्जी इनके अंदर कंटेंट है, कुछ ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, और जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो जितने एरिया से ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उतनी दूर हमें क्या महसूस होता है, ठंडा। इसका मतलब कि अगर आपको पसीना हुआ है और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उस पसीने के बाद हल्की सी भी हवा चलेगी, मैंने अभी आपको बताया कि विंड स्पीड इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हल्की सी भी हवा चलती है तो इवेपोरेशन फास्टर होता है। जितना तेज इवेपोरेशन होगा उतनी ही ज्यादा आपकी बॉडी के उस पर्टिकुलर ऑर्गन से या पूरी बॉडी से क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है और आपको ठंडक का एहसास होता है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक, दूसरे पॉइंट में आपने क्या देखा कि स्वेटिंग एंड कूलिंग। ठीक, थर्ड पॉइंट जो हम देख सकते हैं वो क्या है कि
आपने अक्सर देखा होगा कि जब गर्मी आ जाती है तो लोग अपने घर की छतों पर या गलियों में क्या करते हैं, पानी के छींटे मार देते हैं। तो ऐसा करते समय जब आपने अपने घरों की छतों पर क्या डाल दिया, वाटर को आपने पानी छिड़क दिया। अब जब आप पानी छिड़क देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, तो वो वाटर जो क्या है आपका सरफेस पर है, ऊपर है, क्योंकि जो आपकी छत है, ठीक, या गलियां हैं, सड़कें हैं, वो सब हॉट हैं, गर्म हैं, तो कुछ टेम्परेचर की वजह से और कुछ क्या होता है, उस पर्टिकुलर बॉडी जिस पे वो पड़े हैं उसकी लेटेंट हीट को क्या कर लेते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे, तो वो सरफेस को क्या कर देंगे, कूल कर देंगे। ये कुछ कॉमन से फैक्ट्स हैं। आपने क्या देखा है, एक और फैक्ट है कि अगर आप किसी ग्लास में, मान लीजिए आप एक ग्लास ले लीजिए, कोई भी ग्लास ले लीजिए, स्टील का ले लीजिए, ठीक है ना, आप कांच का कोई ग्लास ले सकते हैं। अगर आप इसके अंदर आइस फिल कर दीजिए तो आप क्या देखते हैं कि सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाती हैं। आपने गिलास लिया, उसमें आइस बर्फ भर दीजिए, तो बाहर से है ना वाटर ड्रॉपलेट्स या पानी की बूंदें आ जाती हैं। मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था कि इस गिलास में लीकेज है, तो ये अंदर से क्या हो रहा है, आइस या वाटर बाहर आ जा रहा है। लेकिन जब मैंने इवेपोरेशन पढ़ा तो मुझे समझ में आया ये तो कॉन्सेप्ट ही दूसरा है। क्या होता है कि ग्लास की सरफेस पर एनर्जी, चूंकि आइस है तो ये सरफेस ठंडी हो जाती है, इसकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है, और जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर के फॉर्म में तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और वो अपनी जब वो इसके टच में आते हैं तो वो अपनी एनर्जी खो देते हैं, लॉस कर देते हैं, और सरफेस पर आकर के वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं किसके, इवेपोरेशन के। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक परफेक्टली क्लियर हो गया होगा, मगर फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो को आप लगता है कि अगर किसी को ज़रूरत है इसकी, उस टॉपिक को समझने में, तो उसे आप फॉरवर्ड करिए। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको मिल जाएगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक प्रोवाइडेड है। सो फ्रेंड्स, बने रहिए इस चैनल पे। ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। और लास्टली, आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि आपको सिर्फ आपके मार्क्स से जाना जाए, बल्कि आपको आपकी नॉलेज से भी पहचाना जाए। थैंक यू सो मच फॉर द डे।